हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 11 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 8 ऑफ चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। पार्ट 7 में भी हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज सॉल्व किया था। इसमें आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करना कंटिन्यू करेंगे रखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 5.6। वो क्या कह रहा है कि अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। इसमें अल्टरनेटिव दिया हुआ है, जो करेक्ट है उसको अंडरलाइन करना है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर है कि व्हेन ए कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन ए बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगा? तो कंजर्वेटिव फोर्स जब काम करता है तो क्या होता है? ये कंजर्वेटिव फोर्स जब काम करता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता कैसे है? ये घट गया, पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया। ये बढ़ता कैसे है? जब कोई एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है। एक्सटर्नल एजेंट, ये डब्ल्यू वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी बाद में ज़्यादा हो जाता है। शुरू से जितना वर्क ये किया वो उसमें स्टोर हो जाता है। तो लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स जब काम करेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। आप एग्जाम्पल से देख लीजिए। ये आपका मान लीजिए कोई बॉल है, यहाँ पर रखा हुआ है। आप मान लेते हैं रेफरेंस लाइन ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। ये हाइट h है। तो यहाँ पर जो एनर्जी अभी है वो कितना है? mgh है। अब जो है सो इस पर फोर्स लग रहा है mg, और ये चल भी रहा है इधर। तो कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा यहाँ पर। कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ क्या है? यहाँ पर है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कितना काम किया? ग्रेविटी काम किया mg टाइम्स s मतलब हाइट जो है h। ये पॉजिटिव काम किया, ठीक है। तो ग्रेविटी ने पॉजिटिव काम किया ए से बी तक आने में। यहाँ पर एनर्जी कितना है? mgh। यहाँ पर एनर्जी कितना है? 0। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। जब ग्रेविटी ने पॉजिटिव काम किया, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तब जाकर इसका पोटेंशियल एनर्जी घट गया। तो ये यहाँ पर जो है तो घट जाएगा। तो आपका पहला आंसर होगा ये डिक्रीजेस। ठीक है। सेकंड में देखते हैं। सेकंड में क्या है? वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन always results in a loss of its kinetic energy, potential energy। फ्रिक्शन के अगेंस्ट यदि कोई काम करेगा तो उसका उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बॉडी है, इसका अपना कुछ स्पीड है, ठीक है, और फ्रिक्शन लग रहा है इधर। अब इसका स्पीड घटेगा या बढ़ेगा? ऑफकोर्स घटेगा। ये बॉडी जो है सो क्या कर रहा है? ये बॉडी जो है सो वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये बॉडी जो है सो चल रहा है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट चल रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है सो कम हो जाएगा। कहीं पर जाकर के ये रुक जाएगा। रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी इसका घटेगा। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे घटेगा? पोटेंशियल एनर्जी घटेगा यदि ये कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा तब घटेगा, और यदि एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या करेगा? वो जो है सो काइनेटिक एनर्जी को ही चेंज कर सकता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो आता है वो कंजर्वेटिव फोर्स से ही आता है। कंजर्वेटिव फोर्स है तब उसके अगेंस्ट यदि किसी एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया है तो वो जाके उसमें स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसके केस में कोई पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ही नहीं आता है, और ये फ्रिक्शन जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, और इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ना बढ़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा। जो इसको चेंज करना है वो काइनेटिक एनर्जी को इसको चेंज करना है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी सी में द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम। यहाँ एक पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर जो है सो बहुत सारा पार्टिकल, 1 2 3 4 ऐसे है, और एक टोटल पार्टिकल के लिए आपको जो है एक सिस्टम समझिए, और इसके लिए बोल रहा है कि इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम सबका सम जो है वो कितना होगा, किस फोर्स के बराबर होगा? एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स जो इन लोगों के बीच आपस में लग रहा है, वो इंटरनल फोर्स का सम किसके बराबर होगा? तो ऑफकोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ कहा ही गया है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है
वो आपके मोमेंटम को चेंज करेगा। ठीक है, इंटरनल जो फोर्सेस है आपका मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा, आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। एक पार्टिकल का हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए घट जाए, लेकिन दूसरा का भी कुछ चेंज हो आ सकता है, लेकिन सब मिलाकर जब आप देखेंगे तो उसका जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम सब पार्टिकल का मिलाकर सिस्टम का मोमेंटम वो टाइम के साथ चेंज नहीं करता है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। वो यदि चेंज करता है तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर एक्सटर्नल। और लास्ट क्वेश्चन डी, इन एन इनएलास्टिक कोलिजन of two bodies the quantity which do not change after the collision। inelastic collision में क्या नहीं चेंज करता है आफ्टर द कोलिजन? टोटल काइनेटिक एनर्जी, ऑफ कोर्स वो तो चेंज कर जाता है। इनएलास्टिक कोलिजन है, इसका लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस कर गया। काइनेटिक एनर्जी लॉस कर गया, टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूडेड है। जैसे टोटल एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यदि कम हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगा, इसका भी लॉस हो जाएगा। तो ये दोनों चेंज कर गया। लेकिन लीनियर मोमेंटम एक ऐसा चीज है वो जो है सो चेंज नहीं करेगा। इनएलास्टिक कोलिजन हो, ये चेंज कब करेगा लीनियर मोमेंटम? ये चेंज करेगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कि जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम जो है सो चेंज नहीं करेगा, चाहे वो कोलिजन इलास्टिक हो या इनएलास्टिक हो, जो भी हो। तो ये हमेशा सेम रहता है लीनियर मोमेंटम। इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। और कोलिजन जब होता है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, जो भी फोर्स लगता है यही दोनों पार्टिकल के बीच में लगता है, और इस दोनों पार्टिकल को हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। तो ये दोनों का कंबाइंड रूप से जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं करता, लेकिन इंडिविजुअली चेंज करता है। जैसे ये मान लीजिए चल रहा है यहाँ पर, इसका अपना कोई पार्टी स्पीड है v1 v2, कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद में ये v1 प्राइम हो गया, v2 प्राइम हो गया, ये चेंज हो गया इसका मोमेंटम। सब मान लीजिए सेम डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो गया और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गया, दोनों ही चेंज हो गया। लेकिन टोटल सिस्टम, एज ए टोटल सिस्टम जो है वो चेंज नहीं होता है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, in an elastic collision of two bodies the quantity which do not change after the collision, total kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। काइनेटिक एनर्जी जब हम बोलते हैं तो किसी इंडिविजुअल पार्टिकल का बोलते हैं, और टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब दोनों का मिला के काइनेटिक एनर्जी जो है ये तो चेंज कर जाता है। इनिशियल का ज़्यादा होता है, फाइनल कम होता है, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है, थोड़ा सा हीट वगैरह निकल गया, लेकिन मोमेंटम वो चेंज नहीं होता है। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ टोटल मोमेंटम देखिए लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल मोमेंटम लिखना इंपॉर्टेंट है, केवल लीनियर मोमेंटम लिखेंगे तो आप एक पार्टिकल को समझ सकते हो, तो इसलिए टोटल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये चेंज नहीं होता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5.6। मूव करते हैं 5.7 पर। स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला, इन एन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन में आप क्या जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, सिंगल पार्टिकल का नहीं। एक पार्टिकल जो है कोलिजन हो रहा है, ये शुरू में है, और अब जो है सो कोलिजन हो गया यहाँ पर, और कोलिजन के बाद में अब जो है सो ये दोनों अलग अलग हो गया। यहाँ पर इसका स्पीड u1 है, u2 है, यहाँ पर तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर इसकी स्पीड v1 और v2 है। ये v1 अलग होगा u1 से, ये v2 अलग होगा u2 से। तो देखिए इसका वेलोसिटी चेंज कर गया, इंडिविजुअल जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज कर जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये चेंज कर गया। और काइनेटिक एनर्जी दूसरा का हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ये भी चेंज कर गया। लेकिन यदि सम हम करेंगे k1 प्लस k2, तो जो भी आएगा यहाँ पर हाफ एम, ये बाद का और शुरू का दोनों सेम रहेगा, ये बाद का जो है सो शुरू के बराबर आ जाएगा, इनिशियल के बराबर आ जाएगा, लेकिन दोनों का मिला के अलग अलग नहीं है। अलग अलग तो चेंज होना है ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर गया तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर जाएगा, मोमेंटम भी चेंज कर जाएगा। मोमेंटम क्या है, m1 v1, v1 ही चेंज कर गया तो मोमेंटम भी चेंज करेगा। क्वेश्चन क्या है, चाहे और वो इलास्टिक कोलिजन हो, इन इलास्टिक कोलिजन हो, जो भी हो, इन इलास्टिक कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर जाता है। टोटल बाद में जो है सो ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी का सम वो घट जाता है, लेकिन यहाँ इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों का सम सेम रहेगा ऑफ टू बॉडीज। द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, ईच बॉडी,
उस सिंगल पार्टिकल बॉडी का देख, इसका बताना है, इसका क्या मोमेंटम चेंज करेगा, घटेगा या नहीं घटेगा, कंजर्व रहेगा क्या, नहीं, इसका अकेला कैसे कंजर्व रहेगा, यहाँ पर u1 है अब v1 हो गया, वो तो चेंज कर गया, कंजर्व तो रहा नहीं, लेकिन दोनों मिला के कंजर्व रहेगा। तो ईच बॉडी में मोमेंटम भी कंजर्व नहीं रहेगा और एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगा, दोनों में से कोई कंजर्व नहीं रहेगा। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व, यही गलत हो गया। यदि बोलता बोथ बॉडी मैंने इंक्लूडिंग सिस्टम का बोलता एनर्जी ऑफ बोथ बॉडी लिखता, या ऐसे लिखता टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, तब सही हो जाता। लेकिन ईच बॉडी अकेला नहीं रहता है कंजर्व। तो पहला हो गया फॉल्स, ये गलत है। दूसरा, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर what internal and external forces on the body are present. Total energy of the system is always conserved no matter what internal and external forces on the body are present. ये क्या बोल रहा है, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है ना। देखिए वर्क एनर्जी जो है थ्योरम है वो क्या कहता है कि वर्क डन बाय जो भी फोर्सेस है वो क्या करता है, वो जो है इसका काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है, राइट। लेकिन यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो वर्क करे तो उसका एनर्जी जो है वो कम कर देता है, ठीक है। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं वो हमेशा बाहर से लगेंगे, अंदर से नहीं आएंगे। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा एक्सटर्नल होंगे। तो जो टोटल एनर्जी है ऑफ सिस्टम का ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है, वो तब रहता है जब ये कंजर्वेटिव फोर्स काम करे, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स जो है सो वो रिलेटेड है पोटेंशियल एनर्जी से, और तब उस केस में ये दोनों सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा, मतलब कि जीरो हो जाएगा, ये आई और ये एफ दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो जो वर्क करता है वो होता है लॉस ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज नहीं कंजर्व रहता है, ये कंजर्व कब रहता है, जब केवल कंजर्वेटिव फोर्स जब लगता है तब, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगने पर वो कंजर्व नहीं रहता है। नो मैटर व्हाट इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट। ये इंटरनल फोर्सेस जो है सो कंजर्वेटिव हो सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस तो नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। सी, वर्क डन इन द motion of a body after a closed loop is zero for every force in the nature. Work done in the motion, work done in the motion of a body over a closed loop is zero. वो कह रहा है कि ऐसे करके क्लोज लूप चलेंगे, यहां से स्टार्ट किया इधर और वापस यहां आ गए, एक क्लोज लूप कर दिए, तो जो वर्क डन है वो होगा जीरो फॉर एवरी फोर्स इन द नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए तो ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो जो वर्क डन करेगा एक क्लोज लूप में, एक क्लोज लूप बता रहा है, वो जीरो होता है। कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है इन ए लूप, फोर्स यहाँ पर अब नॉन कंजर्वेटिव हो गया तो ये जीरो नहीं होता। यही तो डेफिनेशन है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में एक ये जो है वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पर। ये पाथ यदि इसमें ज़्यादा वर्क कर सकता है, इसमें कम वर्क कर सकता है, वो डिपेंड करता है पाथ पर। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर जो डिपेंड करता है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो ऑल एवरी फोर्सेस इन द नेचर वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप ये जीरो, वो गलत है। तो ये भी गलत हो गया आपका। और लास्ट वाला है क्वेश्चन डी, इन एन इनइलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखिए इनइलास्टिक कोलिजन है, is always less than the initial kinetic energy of the system. इनइलास्टिक जब कोलिजन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोलिजन हो गया, अब कोलिजन के बाद में ये दोनों पार्टिकल जो है ये v1 v2 से जा रहा है, ये u1 u2 से जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो कम होगा क्योंकि लॉस होता है, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर लिखा एक वर्ड
ऑलवेज कहीं पर लिखा ऑलवेज, क्या हर एक सिचुएशन में ये पॉसिबल है? आप ऐसा कीजिए, आप जो है सो एक यहाँ पर बॉल लीजिए और दूसरा को रख दीजिए, ये है आपका कोई एक्सप्लोजिव रखा हुआ है, ये एक्सप्लोजिव है। सोच लीजिए कि दीपावली में जो आलू पटाखा छोड़ते हैं ना वो है, और ये इसको यहाँ से जाने दीजिए, इससे कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद में क्या होगा? धमाका होगा, आवाज होगा, और उसके बाद में आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। और मान लीजिए कि धमाका जो हुआ उसके बाद में बहुत सारे स्प्लिंटर्स आएंगे, टुकड़े आएंगे, उसको भी इंक्लूड कर लीजिए सबको। और नहीं भी टुकड़े आए, केवल मान लीजिए वो हिट हो गया या जो से धमाका आवाज आया केवल, तो आप भी इसका जब आप वेलोसिटी निकालेंगे और काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे फाइनल में, तो क्या हो जाएगा? वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव होने की वजह से एक्सप्लोजन में जो है सो एनर्जी बाहर निकल गया। वो एक तरह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी की तरह रखा हुआ है, अंदर में एनर्जी रखा हुआ है ऑलरेडी, और आपने जब उसे हिट किया, कोलिजन किया, तब जो है सो वो एनर्जी बाहर आ गया। और वो बाहर आ गया तो वो, और इसका शुरू में जो था सब मिला के इसका बाद का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ गया। तो यूजुअली अक्सर जो है सो ऐसा केस तो नहीं लेते हैं ना एक्सप्लोजिव वाला, हम ऐसा केस लेते हैं नॉन एक्सप्लोजिव वाला जैसे। या फिर दूसरा सिचुएशन आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप जो यहाँ पर मान लीजिए को कंप्रेस करके रखे हुए हैं स्प्रिंग, यदि एक्सप्लोजिव जो है यूज नहीं करना है तो ये यहाँ पर है, और इसमें एक बहुत बढ़िया सा कंप्रेस करके रख दिए हैं, और ये जाके जब हिट किया तो इसको इसमें मान लीजिए कंप्रेस करके फंसा दिए हैं किसी तार में, ठीक है, उसने हिट किया, वो तार टूट गया। अब यहाँ से जो है इसको क्या करेगा? इसका जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है वो अब रिलीज होगा, और इस तरह से अब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो दो ठो सिचुएशन मैंने आपको दिखाया जहां पर कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकता है इन इलास्टिक कोलिजन होने में पर भी, इन इलास्टिक कोलिजन में भी ये बढ़ सकता है। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस हैं, ये होता नहीं है जल्दी। हाँ, ऐसा कौन करता है? ज़्यादातर तो ऐसा करते हैं, और इन इलास्टिक कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी घटता है। तो ये भी फॉल्स हो गए कि एकदम ऑलवेज का जो बात कर दिया ना, इसी से हो गया। यदि यही ऑफन लिखता तो ये सही हो जाता। ऑफन होता है, ऑफन काइनेटिक एनर्जी जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। लेकिन ऑलवेज नहीं होता, कुछ स्पेशल केसेस हैं ये सारे। ये दोनों जो मैंने बताया ये दोनों ही स्पेशल केसेस हैं। तो उस स्पेशल केसेस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टेटमेंट गलत हो गया ऑलवेज की वजह से। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर केयरफुली विथ रीजंस। पहला है, in an elastic collision of two billiard balls, is the total kinetic energy conserved during the short time of collision of the balls when they are in contact? देखिए यहाँ पर हम collision हो रहा है, इधर से दोनों चल रहा था, ठीक है, और जाके collision हो गया। यहाँ पर जब collision हो गया तो उस वक्त इसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ये इलास्टिक कोलिजन है, आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। लेकिन क्या वो कंजर्व तब भी रहता है जब वो कोलाइड कर रहा होता है ड्यूरिंग में, यानी जब कोलिजन का ड्यूरेशन में भी क्या वो कंजर्व रहता है? आप इसे एक ऐसा सिचुएशन सोचिए कि दो बॉल को आप जो है सो कोलाइड करा रहे हैं, ठीक है, दोनों बॉल एक दूसरे को ऑपोजिट में आ रहा है और दोनों आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है। और आपको पता है कि आइडेंटिकल बॉल जो है जब वो इलास्टिक कोलिजन होता है, टकराता है, तो वेलोसिटी अपने एक्सचेंज कर लेता है, राइट। जो इसका वेलोसिटी है u1 u2, वो हो जाएगा, एक्सचेंज कर लेगा, इसका हो जाएगा u2, इसका हो जाएगा u1 यहाँ पर कोलिजन के बाद में। और ये लेफ्ट जा रहा था तब ये लेफ्ट जाएगा अब, और ये राइट जाएगा, ये u2 से लेफ्ट जाएगा, ये u1 से लेफ्ट जाएगा, ठीक है। अब जब कोलिजन हो रहा था इसने अपना डायरेक्शन कैसे चेंज किया? ये जो u1 है पहला वाला, उसने लेफ्ट कैसे चलना शुरू किया? जरूर वो रुक गया होगा, और रुकने के बाद में अपना डायरेक्शन चेंज किया होगा। तो ये भी रुक गया और ये भी अपना डायरेक्शन चेंज किया, तो ये भी रुक गया। तो मोमेंटरली ये दोनों ही रुक गया है, तभी तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मोमेंटरली ये रुक गया, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। और नहीं तो काइनेटिक एनर्जी जो है शुरू से तो बहुत कम हो जाएगा।
इस ड्यूरेशन में। मान लीजिए ऐसा ऐसा सिचुएशन है कि दोनों आइडेंटिकल है तो रुक गया, आइडेंटिकल नहीं है तो नहीं रुकेगा, वो चलता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ड्यूरिंग ये कोलिजन वो जो एनर्जी है उसका काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर वो रिकवर कर लेगा क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो डिफॉर्मेशन होता है, एक दोनों ने हिट किया, कोलाइड हुआ, तो देखिए डिफॉर्मेशन हुआ, और यही डिफॉर्मेशन तो बताता है कि कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक होगा कि इन इलास्टिक। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको डिफॉर्मेशन, उसमें स्टोर्ड हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग जो है यहाँ पर है, आपके पास कुछ स्पीड है, इसे स्पीड से ब्लॉक को आया, हाँ, तो ब्लॉक को जो है सो इस स्पीड से ये आया और ब्लॉक को हिट किया, तो क्या होता है, ये आके इसको कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को और ये रुक जाएगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है सो इसमें स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। वही एग्जैक्टली सेम यहाँ होता है। यदि दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों ही यहाँ रुक जाएगा, और जब रुक गया है तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी था शुरू में, वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो गया है एज पोटेंशियल एनर्जी। और यदि दोनों आइडेंटिकल नहीं है तो ये चलता ही रहेगा, लेकिन फिर भी वहां पर भी तो डिफॉर्मेशन आएगा, तो जितना डिफॉर्मेशन में एनर्जी स्टोर्ड है उतना उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। तो ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिफोर और आफ्टर से कम होगा। क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर सेम रहेगा, लेकिन ड्यूरिंग दिस कोलिजन वो जो है सो ये दोनों से कम हो जाएगा। तो in an elastic collision of two billiard balls, the total kinetic energy is conserved during that short time of collision of the balls. Wrong. ये फॉल्स हो गया, वो कम हो जाता है, और आइडेंटिकल बॉल के केस में तो जीरो हो जाता है। ओके, नाउ देखिए सेकंड वाला क्या है, इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ द इलास्टिक कोलिजन ऑफ। अब ये जो बातें मैंने कर रहा था कि इसका काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है सो कंजर्व हो कम पड़ गया, मैंने कि या तो जीरो हो गया ड्यूरिंग द कोलिजन। व्हाट अबाउट लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम भी ऐसा ही होगा क्या कि यहाँ पर जब आके रुक गया है ये, तब जो है सो उसका लीनियर मोमेंटम कितना है, जीरो हो गया। इधर कुछ ज्यादा होगा तब तो लीनियर मोमेंटम भी लग रहा है कि कंजर्व नहीं होगा, लेकिन गलत है आप, नहीं, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन? यस, ट्रू है ये, यस, वो कंजर्व रहता है। अब आप बोलोगे अभी भी मैं आपने कहा कि ये दोनों चल रहा है और ये जो है सो मोमेंटरली रुक गया, जब रुक गया तो इसका मोमेंटम जीरो हो गया। पहले तो इसका कुछ मोमेंटम था नॉन जीरो? नहीं, पहले भी इसका मोमेंटम जो है सो जीरो ही था। ये आइडेंटिकल केस है, और दोनों का स्पीड यदि सेम रहेगा तब जाकर ये दोनों का स्पीड सेम रहेगा तब जाके रुकेगा। और यदि दोनों का मास सेम है और दोनों का स्पीड भी सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर भी मोमेंटम जीरो हो गया, रुक गया तो क्या, अभी दोनों रुक गया, अभी दोनों चल रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अब जो है दोनों में से कोई नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर भी मोमेंटम जीरो ही है। तो मोमेंटम यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। लेकिन यदि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होता, ठीक है, यदि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होता तो उस केस में क्या होगा कि इसका आप जो निकालोगे टोटल मोमेंटम, तो वो एक के से कम रहेगा ना, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो कम रहेगा, स्मॉल रहेगा, और उसी स्मॉल से ये चलता रहेगा। मैंने यहाँ बोला था कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा जब आइडेंटिकल केसेस हैं, वरना कम हो जाता है। तो कम हो जाता है, यहाँ पर भी वो इसका मोमेंटम कम ही है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। आइडेंटिकल केस में भी यदि ये दोनों वैल्यू जो है सो अलग अलग है, तब इसका मोमेंटम जीरो नहीं होगा, और इसलिए तब उस केस में ये नहीं रुकेगा, वो चलता ही रहेगा। और चलते चलते ही ये दोनों अपना, एक रुकेगा दूसरा चलेगा, ऐसे करके अपना स्पीड जो है सो चेंज कर लेगा। स्पीड जब चेंज होगा तो ऑफकोर्स ये रुकेगा, ठीक है, लेकिन एक रुकेगा दूसरा चलता ही रहेगा, और उसी ड्यूरेशन में वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो मोमेंटम जो है सो वो कुछ नहीं होने वाला, वो कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी क्यों कम हो गया था, क्योंकि ये ट्रांसफर कर रहा था अपना एनर्जी कहीं पर, पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया। काइनेटिक ये जो मोमेंटम है ये किसको ट्रांसफर कर देगा, इसका कोई काउंटर पार्ट नहीं है। एनर्जी का दो काउंटर पार्ट है ना, मैकेनिकल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक को इसने पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए कम हुआ। पोटेंशियल, ये यहाँ पर मोमेंटम जो है ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कोई क्वांटिटी इसके पास नहीं है, इसलिए ये चलता ही रहेगा। तो ये ट्रू हो गया।
ओके, सी में देखें, व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी फॉर एन इन इलास्टिक कोलिजन। अब जो है सो बात कर रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन का। इलास्टिक कोलिजन में तो आपने देखा, ये था, दोनों क्वेश्चन था इलास्टिक कोलिजन का ना। इलास्टिक कोलिजन में आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी शुरू में और बाद में टोटल सेम रहता है, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है और मोमेंटम सेम रहता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें इन इलास्टिक कोलिजन का केस में, तो इन इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या होगा, अब यहाँ पर दोनों को अलग अलग लेते हैं। ये है ए वाला, ए में क्या था, टोटल काइनेटिक एनर्जी। देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक केस में, इन इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो रहता है नहीं है, कोलिजन के बाद भी और पहले भी। तो ड्यूरिंग कोलिजन वो काहे को रहने चले कंजर्व, तो ये कंजर्व नहीं रहेगा, नॉट कंजर्व इवन आफ्टर कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन में भी वो नहीं रहेगा कंजर्व। ठीक है, बी में क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे इन इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो, कुछ भी हो वो कंजर्व रहता है। हाँ ये रहता है, यस। ओके, लास्ट क्वेश्चन इसमें है, if the potential energy of two billiard balls depends only on the separation distance between their centers, is the collision elastic or inelastic? Not, we are talking about here of the potential energy corresponding to the force during the collision, not gravitational potential energy. तो ये क्या बता रहा है कि बता रहा है कि जब एक कोलिजन हो रहा है, यहाँ पर एक कोलिजन हो रहा है, ठीक है, और इतना जो है सो डिफॉर्म किया है, ये जो बोल रहा है कि जो एनर्जी है यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी, अब जो एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो रहा है एनर्जी, मैंने स्प्रिंग वाला एनर्जी सोच लीजिए, ये जो है स्प्रिंग वाला एनर्जी जो इसमें स्टोर्ड हो रहा है, वो स्प्रिंग एनर्जी जो है सो प्रोपोर्शनल किसके है, कहाँ क्या लिखा है, फोर्स लिखा है ना कहीं, हाँ फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड बॉल डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल जो है सो डिस्टेंस है, एक्स का फंक्शन है, ये एक्स छोड़ के और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन? यदि ये केवल इसका डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप स्प्रिंग में जो है फोर्स डिपेंड करता है माइनस के एक्स पर, और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर पर। देखिए पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल एक्स पर। वैसे ही ये बोल रहा है कि यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी केवल एक्स पर डिपेंड करेगा, और ऐसा जब होगा तो ये कोलिजन इलास्टिक होगा कि इन इलास्टिक होगा। तो ये तो ऑफकोर्स इलास्टिक होगा। अब स्प्रिंग से सोच सकते हैं कि ये बिल्कुल स्प्रिंग बन गया, स्प्रिंग में ही पोटेंशियल एनर्जी केवल इसका स्प्रिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल का जो सेंटर है ना उस पर डिपेंड करता है। ये जब टच नहीं कर रहा है यहाँ पर तो जीरो है, जब टच कर लिया थोड़ा सा बढ़ा, और टच कर लिया थोड़ा और बढ़ा, और टच कर लिया तो और बढ़ा, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो वो यदि एक्स पर डिपेंड करेगा तो वो इलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि ये जब अभी जितना कंप्रेस्ड हुआ है वो जब एक्सटेंड होने लगेगा तो इसको रिटर्न करने लगेगा, जितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी जमा हुआ है, एक्स मान लीजिए आपका जो है सो एक्स जीरो तक वो कंप्रेस किया और उसके पास कुछ एनर्जी इतना जमा हो गया, अब उसके बाद में एक्स जीरो कम होने लगा और कम होते होते ये जीरो हो गया। दोनों के बीच का ये जो कंप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, हम दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कंप्रेशन दोनों के बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। तो कंप्रेशन जब जीरो हो गया तो जितना एनर्जी इसके पास था स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, वो सब इसने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस नहीं हुआ एनर्जी का, और जब लॉस नहीं हुआ तो ये इलास्टिक कोलिजन हो गया, तो ये हो जाएगा इलास्टिक। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, इनिशियली जो है सो ये रेस्ट में है। इट अंडरगोज ए वन डिमेंशनल मोशन, वन डिमेंशनल मोशन दिखाई रहे विथ कांस्टेंट एक्सलेशन, एक्सलेशन इसका कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है। द पावर डिलीवर टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, अलग अलग टाइम पर इसका पावर अलग अलग होगा, एक्सलेशन कांस्टेंट है लेकिन पावर अलग अलग होगा, ठीक है। एक्सलेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट हो गया,
और पावर क्या होता है? पावर होता है फोर्स टाइम वेलोसिटी। अब फोर्स कांस्टेंट हो गया वो तो ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है? जब इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी ऐसे चेंज करता है। u जीरो है प्लस ए टी, वेलोसिटी हो गया ए टी, तो पावर कितना हो गया f टाइम्स ए टी, और f तो कांस्टेंट है, चाहे f की जगह एम ए लिखिए, ये तो कांस्टेंट है, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल हुआ? टी के। आपका आंसर, ये पावर जो है सो टी के प्रोपोर्शनल हुआ। बहुत सिंपल है, यहाँ पर उसने कह दिया एक्सलेशन जो है सो कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स भी कांस्टेंट है, और ये पावर जो है वो क्या होता है? फोर्स टाइम वेलोसिटी। एक्चुअली पावर होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर वन डायमेंशनल मोशन है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही चल रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर सिंपली एफ भी लिखेंगे क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है। और अब यहाँ पर हम यदि वेलोसिटी देखें, जीरो से स्टार्ट किया है, टी इक्वल टू जीरो पर यह इसका वेलोसिटी जीरो है, तो टाइम टी इक्वल टू टी पर इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 80। और वही यहाँ पर पावर एट टाइम टी पर क्या हो जाएगा? फोर्स, ये तो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी एट टाइम टी जो कि आया आपका 80। तो इस तरह से पावर आपका आया एम ए स्क्वायर टी, एम कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एम कांस्टेंट क्वेश्चन में बोला, और टी जो है सो उसके प्रोपोर्शनल हो गया। टी जो है सो पावर जो है सो कैसे टी पर टाइम पर डिपेंड करता है? टी एज ए टी। ओके, ये तो क्वेश्चन हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.10। क्या कह रहा है? ये बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। पावर आपकी जो है सो कांस्टेंट है। अब इसको हम क्या लिखें? के लिख देते हैं। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल है टी का कौन सा पावर, ये बताना है आपका। यहाँ दिखाया हाफ है, 1 है, 1.5 है, 2 है, कौन सा पावर होगा? डिस्प्लेसमेंट है ये। तो हमें पावर इक्वल टू कांस्टेंट से यहाँ से डिस्प्लेसमेंट लाना है। कैसे लाएं? पावर जो है सो कांस्टेंट है, पावर क्या होता है? फोर्स टाइम वेलोसिटी, यूनिडायरेक्शनल है, तो यहाँ हम cos 0 कह सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इधर फोर्स लग रहा है और इधर जा रहा है अपना एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो एफ को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एम एक्सलेशन, एम टाइम्स एक्सलेशन, और एक्सलेशन को हम डी वी बाई डी टी लिख रहे हैं, और वेलोसिटी को तो वेलोसिटी रहने दिए, और के कांस्टेंट है उसको रखे हुए। यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम एम लिखे, डी भी लिखे, और भी है यहाँ पर, एम भी डी भी, डी टी को उधर ले गए, के डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना है? 0 मानते हैं, और टी इक्वल टू टी पर वेलोसिटी कितना है? उसको भी कहते हैं। एम कांस्टेंट है, वो डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पर, बाहर कर लिए। भी का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर बढ़ जाता है, पोलिनोमियल फंक्शन है, और उसका बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड कर देते हैं। भी का वैल्यू 0 से यहाँ तक जाएगा भीतर, और के कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। डी टी केवल है यहाँ पर, तो उसका इंटीग्रेशन हो गया जस्ट टी, लिमिट रखिए 0 टू टी। तो यहाँ से आपका जो है सो एम भी स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट रखेंगे तो सर्वाइव करेगा, लोअर लिमिट 0 है तो कुछ बचेगा नहीं, ये भी के टी हो गया। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल गया, भी हो गया 2k बाय एम स्क्वायर रूट ओवर टी का भी स्क्वायर, ये वेलोसिटी हो गया। आपको वेलोसिटी को नहीं पूछा है कि वेलोसिटी टाइम पर कैसे डिपेंड करता है, वेलोसिटी टाइम पर टी का पावर हाफ डिपेंड करता है, ठीक है, टी का पावर हाफ डिपेंड करता है। लेकिन ये नहीं पूछा, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो और एक बार आगे बढ़ना पड़ेगा। वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी होता है, हमने यहाँ पर एस लिखा था ना, तो एस ही यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए कभी एस एक्स, कभी एस हम यूज करते हैं, वाई भी कर सकते हैं। तो वेलोसिटी की जगह पर डी एस बाई डी टी इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है, इसको हटा के हम कुछ और लिख सकते थे, क्योंकि ये इसको क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ये टी का पावर हाफ है। अब डी एस जो है एक तरफ रखते हैं, एक तरफ डी टी को ले जाते हैं, 2k बाय एम टी का पावर हाफ डी टी, सिंपली अब इंटीग्रेट कीजिए,
जब टी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, वहीं से स्टार्ट किया है। टी जब टी है तो डिस्प्लेसमेंट एस है। यहाँ पर आपको रिलेशन आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिए, एस है और लिमिट जो है सो 0 टू एस गया। ये कांस्टेंट है, बाहर रखते हैं इसको। टी का पावर हाफ है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर एक बढ़ा देते हैं, हाफ से एक ऐड कर दिए तो 3/2 हो गया, बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड कर देते हैं, लिमिट रखते हैं 0 टू टी। इधर आ गया एस और इधर आ गया आपका 2k/m टाइम्स 3/2, और पहले अपर लिमिट रखते हैं तो सर्वाइव करेगा, लोअर लिमिट तो बचेगा नहीं, t⁻³ 3/2। ये कोई कांस्टेंट है, अल्फा मान लेते हैं, t⁻³ 3/2। तो s किसके प्रोपोर्शनल आया, आप देख सकते हो, s जो है सो प्रोपोर्शनल आया t का 3/2। डिस्प्लेसमेंट जो आया s का 3/2, ये वाला आपका आंसर है। तो यहाँ पर आपको क्या, आपने स्टार्ट करना है, आपको p इक्वल टू सम कांस्टेंट नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते थे, और p जो है सो फोर्स टाइम वेलोसिटी होता है। मोशन यूनिडायरेक्शनल है तो एंगल हो गया 0 डिग्री। एक्चुअली ये पावर अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे, फोर्स टाइम वेलोसिटी होता है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब फोर्स को लिख सकते हैं मास टाइम एक्सलेशन, और एक्सलेशन को लिख रहे हैं dv/dt। ये भी यहाँ पर है, v को एक तरफ रखें और t को एक तरफ रखें, इंटीग्रेट किए तो वेलोसिटी हमें मिल गया। वेलोसिटी कैसे डिपेंड कर रहा है, t का पावर हाफ। अब वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ds/dt लिख सकते हैं। एक तरफ s को रखें, एक तरफ t को रखें, इधर t का फंक्शन है और इधर s का फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट किए आपको s मिल गया, सम कांस्टेंट टाइम्स t⁻³ और ये आपका आंसर होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग द z एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस मान लीजिए, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। पार्टिकल को बोला इधर ही चलना है, आप जो भी चलना है इसी डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को s लिखें, वो जो है कुछ होगा मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन किए होगी। और फोर्स, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स F, ये दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं क्यों लिखूं, आई जे के जो है यूनिट वेक्टर्स है along x एक्सिस, y एक्सिस, g एक्सिस ऑफ द सिस्टम रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ऑफ डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग द z एक्सिस। ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है कितना है, 4 यूनिट है, 4 मीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4k, और ये आपका फोर्स है। यहाँ पर फोर्स ये रहा आपका, नहीं लिखना चाह रहे थे लेकिन फिर भी लिख रहे हैं, इतना न्यूटन। तो फोर्स यहाँ पर है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो वर्क डन पूछा है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स टाइम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यदि एफ कांस्टेंट है तो। एफ यदि कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तब लिखते ऐसे एफ डॉट डी एस, कांस्टेंट नहीं है तो, यही मान लीजिए एफ कांस्टेंट है तो एफ को बाहर कर देंगे डॉट, और डी एस का जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा आएगा जो अभी आपका यहाँ पर। तो इसको जो है सो मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है, आ जाएगा हमारा क्या, वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कौन सर्वाइव करता है, आई डॉट आई सर्वाइव करता है 1, ऐसे ही जे डॉट जे सर्वाइव करता है वो भी 1 होता है, और के डॉट के सर्वाइव करता है वो 1 होता है, और बाकी सब सर्वाइव नहीं करता। आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के वो भी 0 होता है, के डॉट आई ये भी 0 होता है, ये सर्वाइव नहीं करता। तो यहाँ पर के किसके साथ सर्वाइव करेगा, डॉट प्रोडक्ट के के साथ सर्वाइव करेगा, तो यहाँ 4k टाइम्स डॉट 3k, तो 4 टाइम्स 3 12, के डॉट के 1, वही सर्वाइव करेगा, बाकी दो तो सर्वाइव करेगा नहीं। तो ये 12 जूल आपका आंसर हो गया, 12 जूल आपका आंसर हो। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि वर्क क्या होता है, आप इसको ऐसे बना सकते थे कि वर्क जो है वो होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट along फोर्स डायरेक्शन, along डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये लिखते थे।
या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट एलोंग फोर्स एलोंग डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, फोर्स एलोंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 यूनिट है, इसको यूज करते हैं, 4 यूनिट लिखे। और फोर्स कितना है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में फोर्स कितना है, देखिए यहाँ पर जो फोर्स है -1 यूनिट है एक्स एक्सिस में, +2 यूनिट है जेड एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और +3 के एक्सिस में, मैंने जेड एक्सिस में है। तो ये के जेड एक्सिस में ही चल रहा है, तो जिधर चल रहा है उधर कितना फोर्स है, जस्ट 3 न्यूटन। तो वही दोनों का प्रोडक्ट लेना है, 3 न्यूटन को और इस 4 न्यूटन का, जो आप डॉट प्रोडक्ट में भी वही लाए हैं, और ये 12 न्यूटन जूल आ गया आपका। तो आप सिंपली फार्मूला से बना सकते हैं। जब आप फार्मूला से बनाते हैं तो आपको कोई क्या बोलते हैं, फीलिंग नहीं आता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा, जस्ट फार्मूला है, ए डॉट बी का फार्मूला है, हमने फार्मूला लगा दिया, आंसर आ गया, काम खत्म। लेकिन अब जब इसको आप यूज करते हो कि वर्क डन है क्या, वर्क डन है जो फोर्स लग रहा है, हाँ, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, जो डिस्प्लेसमेंट कितना लग रहा है फोर्स के डायरेक्शन में, या फिर इसका उल्टा है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है किसी डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है। एक्चुअली हमने तो इसको निकाला ना, ये नहीं यूज किया हमने, हमने तो इसको यूज किया था। डिस्प्लेसमेंट है 4 और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उधर फोर्स है 3 न्यूटन। यहां से देख के हम इसको बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रॉन एंड एन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, आर डिटेक्टेड इन ए कॉस्मिक रेज एक्सपेरिमेंट। कॉस्मिक रे क्या है, कॉस्मिक रे क्या है ना कि बाहर के स्पेस से कुछ रेज आते रहते हैं, कुछ पार्टिकल आते रहते हैं, रेज है, जैसे न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, कुछ पॉजिट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स भी आते हैं कभी कभी। तो वो सारे चीज़ें आते रहते हैं और वो हमेशा बम्बार्ड करते रहते हैं, हमारे धरती पर भी बम्बार्ड करते रहते हैं। ये जो आयनोस्फेयर है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमें इन सब कॉस्मिक रेज जो है उससे बचाता है, वरना एक दुनिया भर का कॉस्मिक रे आके हमारा जिंदगी हेल कर देता है, लाइफ मुश्किल हो जाता है। तो धरती में जो आयनोस्फेयर है उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, इन सारे कॉस्मिक रे से हमें बचाता है। और बहुत कम ही जो है सो कॉस्मिक रे धरती पर आ पाते हैं, ऐसा नहीं कि आते नहीं, वो आते हैं। और उसमें एक है न्यूट्रिनो, और न्यूट्रिनो को पता करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए दुनिया भर में लोग जो है सो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट स्पेशली धरती के नीचे लगाते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट, और नहीं तो जाकर अंटार्कटिका में लगाना चाहते हैं कि कहीं और से डिस्टरबेंस ना आए। और इसी ये जो न्यू कॉस्मिक रेज है उसके वजह से जो आप नॉर्वे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑरा नज़र आएगा, नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं जिसको, वहाँ पर रंग बिरंगा कलर नज़र आएगा रात में नज़र आपको और वो आता है क्योंकि यही रोल प्ले करता है उसमें। ओके, एनीवे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इस सवाल के लिए। फर्स्ट विथ काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड देन सेकंड विथ काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्रोटॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों का एनर्जी दिया। एनर्जी का यूनिट जो है सो केवल जूल नहीं होता है, जूल जो है सो ऐसा यूनिट है हम लोग हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब एनर्जी बहुत छोटा रहता है तो जूल बार बार मुझे कहना पड़े कि भाई 1.6 टाइम 10⁻⁹ जूल है, ये नंबर से चिढ़ चढ़ जाता है, ठीक है। ये जो नंबर है इतना छोटा से बार बार लिखना डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, उसके लिए एक यूनिट लेके आते हैं कि भाई यदि इतना हमारे पास यदि एक इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, ठीक है, उस पर ये चार्ज है, राइट, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, आपको देख रहे हैं। हमने यदि 1 वोल्ट यहाँ पर दे के रखा है, इसके बीच में जो वोल्टेज है वो है 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस जो है जिसको वोल्टेज कहते हैं वो 1 वोल्ट का है। यदि यहाँ पर हमने इसको रखा और यहाँ से यहाँ तक चला गया तो जितना इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर यदि वोल्टेज है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्रोटॉन जो है यहाँ से यहाँ मूव करेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा इसका 0 से स्टार्ट करके, वो काइनेटिक एनर्जी को हम कहेंगे इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो कितना आएगा फार्मूला से निकाल के देखिए, जब आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा कि
ये जो एनर्जी होता है वो Q टाइम्स भी होता है। Q चार्ज हो गया 1.6 टाइम 10⁻⁹ और वोल्टेज ये 1, तो इतना जूल आपका एनर्जी हुआ। एक इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को 1 वोल्ट से के पोटेंशियल डिफरेंस से जब आप गुजारते हैं तो उसका एनर्जी कितना बढ़ जाता है, 1.6 टाइम्स 10⁻⁹ जूल। तो यही एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका हो गया, देखिए यहाँ पर दे दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आपको नजर आ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, तो 1.6 टाइम 10⁻⁹ जूल, यही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये बहुत छोटा छोटा को हम ऐसा ना लिख के सिंपली कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और तो और उसके बाद में पार्टिकल फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में इसी को हमेशा यूज करते हैं, जूल कभी यूज नहीं करते। अब यही यदि बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। तो मेगा भी ज़्यादा नहीं है ना, देख सकते हैं, मेगा भी ज़्यादा नहीं है। मेगा बोलेंगे, गीगा बोलेंगे, टेरा बोलेंगे, ऐसे ही करके इसको बोलेंगे, क्योंकि जो सिंगल रिएक्शन में इतना ही एनर्जी होता है। एनीवे, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। एनर्जी दोनों का दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, विच इज फास्टर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों का एनर्जी दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी। अब आपको क्या निकालना है, कौन ज़्यादा फास्टर है। तो हमें वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है कि वेलोसिटी जो है सो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेलोसिटी निकालेंगे। यदि ये फास्टर होगा इलेक्ट्रॉन तो ये 1 से ज़्यादा नंबर आएगा, नहीं तो कम नंबर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है डिवाइड कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन से। इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, हाफ मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर। ये हाफ तो खत्म हो गया, और यहाँ से आपको मिल गया ये वाला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, जो हम निकालना चाह रहे थे। ये एम पी ऊपर होगा, एम ई नीचे होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इधर जो है सो है के ई बाय के पी। ठीक है, के ई बाय के पी हो गया, और इधर एम पी ऊपर चला गया। ये है आपका फार्मूला, फार्मूला जैसा बन गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखिए इसका, मास प्रोटॉन का रखिए, देख के देखिए मास प्रोटॉन का इतना है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। अब इतना बड़ा बड़ा नंबर हम क्यों रखने जाएं, हमें पता है कि प्रोटॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज़्यादा है। एग्जैक्ट बोले तो 1840 टाइम्स ज़्यादा है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी दिया है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जिसको जूल वगैरह में किसी में कन्वर्ट नहीं करने वाले हैं। ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खत्म हो गया। अब आपका जो आया यहाँ पर किस में आया, रेशियो, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये दोनों ही वेलोसिटी है, तो उसका यूनिट खत्म हो गया, कोई इसका यूनिट नहीं है। एक जीरो यहाँ से चला गया, एक जीरो यहाँ से चला गया, कितना आया 184। 184 का स्क्वायर रूट कितना होगा, अप्रोक्सीमेट बताइए। तो 14 का 196 होता है, और 13 का 169 होता है, तो ये दोनों के बीच में कहीं पर आएगा 13.5। ये रेशियो रहा आपका। तो ये रेशियो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का जो है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी प्रोटॉन से ज़्यादा है। हालांकि उसका काइनेटिक एनर्जी कम है, फिर भी उसका स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि मास बहुत कम है ना, मास 2000 गुना कम है। तो इस तरह से आपको मिल गया कि जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है वो प्रोटॉन का वेलोसिटी से ज़्यादा है, वही फास्टर है। ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, रेशियो भी निकाल दिए हैं 13.5। तो एक था क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवाल को सॉल्व करेंगे। आपको यदि कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।